नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत है घटनासार करंट अफेयर 6 मंथली में। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम 6 मंथली घटनासार को कवर कर लेंगे। ये क्लासेस बेसिकली आरओ मेंस वालों को और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो 2026 में देने वाले हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, घटनासार नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर मैगजीन निकालती है। हम लोग 6 मंथली को मैंने हमेशा से आपको 6 मंथली कराया है घटनासार का। मुझे बहुत ही प्यारी मैगजीन 6 मंथली की लगती है। ठीक है, इनकी ईयरली भी आती है देना एग्जाम के जस्ट पहले। तो अगर मैक्सिमम अगर आपने 6 मंथली अच्छे से कर लिया तो अगर इनकी ईयरली फोकस करेंगे तो लगभग चीजें आपकी पहले से तैयार होती हैं। ठीक है, दूसरी एक अच्छी बात क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जिनका आरओ मेंस है तो आरओ मेंस वालों का तो घटनासार 6 मंथली से काम हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले आपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में या आरओ मेंस में आरओ प्रीलिम्स में आपने करंट अफेयर किया था। तो 6 मंथ का अगर हमने करंट अफेयर ऐड कर दिया तो ओवरऑल अब साल भर का करंट अफेयर आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले ये करंट अफेयर ऑलरेडी आपने कर रखा है। जो यूपी पीसीएस 26 वाले हैं उनको ध्यान देना होगा, कुछ नहीं करना है भाई। मैं मंथली मैगजीन करा रहा हूं, इसके बाद से मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कराऊंगा। मई के बाद से मैं जून नहीं कराऊंगा, क्योंकि जून में आपका परीक्षा होगा, चांस मैं अप्रैल ही कराऊं। और मई में हम लोग ईयरली मैगजीन पढ़ेंगे। ईयरली मैगजीन आप कोई भी उठाओगे, कोई मैगजीन हमको पता है कि घटनासार की भी आती है, घटना चक्र की भी आती है। दोनों मैगजीन बहुत प्यारी है। ठीक है, आप उसमें आपको बता दूं, हो सकता हो किसी मैगजीन से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा जाए, किसी मैगजीन से 1-2 क्वेश्चन कम आ जाए। मैं कहूंगा एक ही मैगजीन फॉलो करना। जिस मैगजीन पे भी आपका ट्रस्ट बन जाए मेरे भाई, एक मैगजीन बस फॉलो करना, दूसरी मैगजीन ईयरली वाले में नहीं। अभी 6 मंथली आप इनको फॉलो करते चलो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आप अपनी करंट अफेयर को बहुत अच्छी तरीके से समाप्त कर लेंगे, लोड नहीं जाएगा। लगभग पीसीएस में 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर का आता है, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है ना, तो शुरू करें हम लोग क्लास। ठीक है, देखिए थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी तो गला सूखा हुआ है अच्छी खासा। ठीक है, तो हो सकता हो आवाज में थोड़ी दिक्कत महसूस हो, बट मैं टोन को तेज रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और परेशान मत होना। देखो, हम लोग एक एक चीज मैंने आपसे बोला है, फैक्ट्स को याद कर लेंगे, एक बूंद किसी को दिक्कत नहीं है, इस बात की गारंटी लेता हूं। अब देखो, अरौली वाला अगर जो करंट अफेयर मेरे से किए होंगे उनको पता होगा, अरौली की मैंने पूरी केस स्टडी आपको कराई थी। सिंपली बता दूं अरौली में देखो हुआ क्या। अरौली की के ऊपर बेसिकली कमिटीज का एक रिपोर्ट था, जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज में मुद्दा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को, उस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया। उसमें था क्या, 2 डिफिनेशन जो विवाद का कारण बने। उसमें पहला डिफिनेशन था कि 100 मीटर से ऊंची चोटियां ही, अरौली की वो चोटियां जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है, उनको अरौली पर्वत श्रेणी की श्रृंखला में शामिल किया जाएगा, पहली बात। दूसरा था कि अरौली की 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में, अरौली की 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में अगर 500 मीटर से, आधे किलोमीटर से ज्यादा का गैप मौजूद है तो हम उसको अरौली का हिस्सा, अरौली का पार्ट नहीं मानेंगे। ये 2 बातें थी। बात समझ गए? समझना बात को। अब एक चीज समझो, लेकिन एक मान लो कि कोई एक हिस्सा, अरौली की कोई एक ऐसी चोटी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है, और उसके संबंध में, उसके बगल में फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसी चोटी है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है, और इसके बगल में मान लो कि 30-30 मीटर की भी चोटी हो, यानी जिसकी हाइट 100 मीटर से कम हो। अगर वो किसी बड़ी चोटी से अटैच्ड है तो क्या होगा, तो उनको पर्वत श्रेणी अरौली की मानी जाएगी। यानी छोटी चोटियां, ऐसी छोटी चोटियां जो किसी बड़ी 100 मीटर से बड़ी पर्वत चोटी से जुटी है, उनका हिस्सा है, तो उनको भी अरौली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। ये सारी बातें हमको क्लियर दिमाग में रखना है। हो सकता है इस स्टेटमेंट में कहीं आपसे बचाए। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही ये मुद्दा आया तो ये बात हुई भाई कि माइनिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये सारे निर्णय लिए गए। इस बात का आक्षेप लगा, काफी विरोध हुआ। ठीक है, डिजिटली, फिजिकली, फाइनली पर्यावरण मंत्रालय ने भी और कोर्ट ने भी, दोनों ने ही पुरानी जो नई परिभाषाएं थी इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अरौली पर्वतमाला की जो पुरानी डिफिनेशन थी, जो एक समान परिभाषा थी, जो सभी श्रृंखलाओं को अरौली की श्रृंखला में शामिल करती है, उसी परिभाषा को भी मान्य किया जाएगा। अब चूंकि कमेटी का एक रिपोर्ट आया था, कमेटी की रिपोर्ट को विचार किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट सिंपल काम क्या करेगी, वो बोलेगी भाई कि अब मैं इस पूरे मुद्दे की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाएंगे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जानकारियां रखते हैं। इनका काम क्या होगा, उस पूरे केस स्टडी को इन डिटेल एनालिसिस करना, पक्ष और विपक्ष को जानना, और एक फाइनल रिपोर्ट हमको सबमिट करना कि क्या जो तत्कालीन निर्णय है, जो बदली गई परिभाषा थी, वो पारिस्थितिक अखंडता के साथ कितना
प्लस में थी, यानी कितना सही थी और कितनी गलत थी, ठीक है, कितनी गलत थी, ये ओवरऑल रिपोर्ट देना था। सुप्रीम कोर्ट ने और पर्यावरण मंत्रालय ने भी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले पर्यावरण मंत्रालय ने, ठीक है, जो जहां पे अरावली फैली है, जिन स्टेट में अरावली फैली है, आपको पता है अरावली 4 स्टेट में फैली है, ये चारों स्टेट का नाम देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा। इन सभी जगहों पे, यानी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जहां तक पूरी अरावली की विस्तार है, इन सभी जगहों पे माइनिंग एक्टिविटी को, माइनिंग लीज को, जो न्यू माइनिंग लीज है उनको पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया, पूर्णतया प्रतिबंधित, यानी इन चारों ही राज्यों में अब नए माइनिंग लीज नहीं दिए जाएंगे जब तक अगली उद्घोषणा घोषणा नहीं आ जाए, जब तक जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी नहीं बैठाई उसकी रिपोर्ट ना आ जाए। ओके, बात क्लियर, ठीक है ना। अब देखो, पर्यावरण मंत्रालय की एक हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली एक ब्रांच है, एक शाखा है, ठीक है, इससे एक संबंधित संस्था है जिसका नाम है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ध्यान देना, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है पर्यावरण मंत्रालय का, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है किसका, पर्यावरण मंत्रालय का, ठीक है। इसको कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिस जिम्मेदारियों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। इस संस्था को बेसिकली 2 काम दिया गया, जो 2 काम इस संस्था को दिया गया है, अब ध्यान देना वो दोनों काम क्या है। तो पहला काम पर्यावरण मंत्रालय ने ये बोला, अच्छा जिसको इंग्लिश में जानना होगा कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, तो इंडियन काउंसिल, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, ये इसका बेसिकली इंग्लिश में नाम है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर देखो मैंने ऊपर लिख दिया है कि इस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे, देहरादून में। देखो जितना चीजें कुछ चीजें मैं वैल्यू एडिशन कराते गया हूं, तो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये चीज में रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून में। चांसेस क्यों है आने के, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय ने इस संस्था को कुछ वर्क दिया है। तो वर्क क्या दिया है, बोला भाई पहला काम आपको ये करना है कि खुद हमने तो बहुत सारे ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई किया है जहां पे माइनिंग को रिस्ट्रिक्टेड किया है, प्रतिबंधित किया है, बट आप कुछ और ऐसे क्षेत्र बताओ जहां पे कुछ अतिरिक्त, देखो लिखा क्या है, कुछ ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों का सुझाव देना है, कुछ ऐसे उन अतिरिक्त क्षेत्रों का सुझाव देना है या पहचान करना है जहां पर खनन प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, पहला काम। दूसरा उन्होंने बताया कि भाई देखो माइनिंग, एक तो ये भी है कि माइनिंग तो जरूरी है, समझो गवर्नमेंट ये करिए, बट हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए सस्टेनेबल माइनिंग जरूरी है। तो आपको क्या करना होगा, एक खाका तैयार करना होगा कि कैसे सस्टेनेबल माइनिंग को बढ़ावा दिया जाए, इसका निर्देश देना होगा, देना, इसकी योजना तैयार करनी होगी। तो 2 बातें हैं, पहली बात क्या कि भाई उन एडिशनल एरियाज की पहचान करो जहां पे क्या है, जहां पे हम माइनिंग को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। दूसरा, हमको उन एरिया, हमको क्या करना है, एक प्लान बताओ कि कैसे हम सस्टेनेबल माइनिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। 2 काम किसको दिया गया है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका है देहरादून में, इसका हेडक्वार्टर कहां है, देहरादून में। बात समझ आ गई। अच्छा, अब अरावली संरक्षण को क्यों आवश्यक है, तो सिंपल सी बात है, देखो इसमें जितने भी पॉइंट लिखे मैंने खैर आपको बताए हैं। अब देखो अरावली है, तो अरावली एक वॉल की तरह काम करती है, क्योंकि अरावली के जस्ट अगर हम लोग वेस्ट में जाएंगे, ठीक है, पश्चिम में जाएंगे, तो पश्चिम में क्या है, डिजर्ट है, थार का मरुस्थल है। तो नो डाउट अगर अरावली नहीं रहेगी तो थार के मरुस्थल का यानी डिजर्टिफिकेशन का विस्तार होगा, और डिजर्टिफिकेशन का विस्तार होगा तो लैंड डिग्रेडेशन का विस्तार होगा, लैंड डिग्रेडेशन का विस्तार होगा तो फूड क्राइसिस आएगा, फूड क्राइसिस आएगा तो सिंपल सी बात है, उसके बाद से तो मतलब चुनौतियां ही चुनौतियां होंगी, चुनौतियां, ठीक है। अब देखो चूंकि अरावली पे बहुत सारे नेचुरल वृक्ष पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, बेसिकली भूजल पुनर्भरण का काम करते हैं, यानी ग्राउंड वाटर को मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे में ग्राउंड वाटर की दिक्कत आ सकती है। अरावली एक हम लोग कह सकते हैं बेसिकली खासतौर पे एक बाउंड्री, एक नेचुरल बाउंड्री है, इन थोड़ा सा चूंकि ग्रीन एरिया, समझो कार्बन सिंक ज्यादा है क्योंकि कुछ ग्रीन एरियाज भी हैं, तो एनसीआर वगैरह की जो भी आप हालत देख रहे हो वो बहुत बुरी हो जाएगी अगर अरावली ना रहे तो। हमने क्या देखा, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो लैंड डिग्रेडेशन हो, चाहे वो, ठीक है, आपका मरुस्थलीकरण का विस्तार हो, लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित है, ठीक है, इन सभी समस्याओं को बढ़ावा मिल जाएगा अगर अरावली को दिक्कत होगी तो। अब अरावली से रिलेटेड देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे गए, 3 पॉइंट्स लिखे गए, ठीक है। कह रहा कि अरावली 2 वर्ड से मिलकर बनी है, एक वर्ड है आरा और एक वर्ड है वली। आरा और वली, आरा का मतलब क्या है, पर्वत की चोटियां, ठीक है, और वली का मतलब कतार, तो कतार में, एक कतार में पर्वत की चोटियां। इसका निर्माण कब हुआ है, तो ध्यान देना अरावली का निर्माण आपका
प्रोटेरोजोइक एरा में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। देखो अरावली पर्वत का निर्माण बहुत पहले हुआ है, इसी के लिए हम इसको अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। भारत में अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के बहुत सारे एग्जांपल हैं, विंध्या वगैरह भी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का ही एग्जांपल है, ध्यान रखना। और जो हिमालय है हमको पता है वो नवीन वलित पर्वत है, इसी के लिए अभी हिमालय में विस्तार हो रहा है। लेकिन अरावली चूंकि जितना विस्तार होने था हो गया, अब अरावली बूढ़ी हो रही है, अर्थात इसमें इरोजन की घटनाएं, इसमें अपचय अपरदन की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको। अरावली की जो सबसे बड़ी शिखर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, ठीक है, जिसको हम लोग माउंट आबू भी कहते हैं। 1722 मीटर इसकी क्या है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आप चाहो, ध्यान देना, आपको अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सा, अब ये मत कहना, पछताना मत कि सर होमवर्क क्यों दे दिया। अरावली के बारे में तो खैर मैंने आपको बहुत चीज बता दिया। आपको अरावली से के नॉर्थ और साउथ की जो पर्वत चोटियां हैं, ठीक है, उनको अरेंज करना है। ओके, नॉर्थ और साउथ की जो पर्वत चोटियां हैं इनको आपको क्या करना है? बेसिकली अरेंज करना है। ये आपका हो गया क्या? बेसिकली ये आपका टॉपिक होमवर्क हो गया, ठीक है। अब ये अपनी मैप पे जाके आपको खुद से इसको अरेंज कर लेना रहेगा, ठीक है ना। अब इस फोटो को हटा देते हैं, ठीक है, इस फोटो को हटाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अभी एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। हमको पता है कि ट्रम्प के साथ हमारी क्या चली है, इधर ट्रेड डील थोड़ी खराब चली है, टैरिफ वार्स चल रहे हैं। टैरिफ वार के इस एरा में, ठीक है, हमारा बायलैटरल ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम जितना अच्छा बायलैटरल ट्रेड करेंगे हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारा जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट है वो तभी इस टैरिफ वार में बची रहेगी जब हम बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देंगे। बायलैटरल ट्रेड में अगर हम लोग एफटीए को बढ़ावा दे दिए, खासतौर पर एफटीए को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत एक अनडेवलप्ड, या हम लोग कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड, विकासशील देश है, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि विकासशील देश है तो विकासशील देश जितना निर्यात करे, यानी बेसिकली हमारे पक्ष में पूरा का पूरा व्यापार रहे, ठीक है, तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हमारे लिए ज्यादा बेटर क्या है? एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो हमने बहुत सारे देशों के साथ, लगभग न्यूजीलैंड के साथ अभी रिसेंट में हमने एफटीए किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, और न्यूजीलैंड हमारा इस वक्त 7वां देश बन गया है जिसके साथ हमने क्या किया है? जिसके साथ हमने एफटीए किया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमने एफटीए किया, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, मुक्त व्यापार समझौता किया, बट हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए कि भाई इस जगह को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड बोले कि भाई इसको आप शामिल नहीं करेंगे, हम इसको बोले न्यूजीलैंड की भाई कि इस एरिया में हमको आप बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं, इसको क्रमबद्ध रिड्यूस करो। तो भारत बोले कि ठीक है इसमें हम रिड्यूस करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे लेकिन रिड्यूस करेंगे। तो जो यही एक्सेप्शन वाले पॉइंट है, ठीक है, उन पॉइंट्स को तैयार करना बड़ा जरूरी है। तो पहली चीज हमको क्या तैयार करना होगा कि ये एफटीए का कितना, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, ये 7वां समझौता है, ध्यान रखना, 7वां समझौता एफटीए का, यानी कुल 6 देश इसके पहले, न्यूजीलैंड के पहले कुल 6 देश हो चुके थे जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। न्यूजीलैंड वो 7वां देश था जिसके साथ हमने अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। ओके, ये बात समझ आ गई। अब आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन जाएगा कि सर वो पहले 6 देश कौन से थे? तो देखो वो पहले 6 देश जो थे उनका नाम है, यहाँ पे देखो, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान, ठीक है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन और मॉरिशस, ठीक है, ये 6 आपके पहले से थे। कौन था? यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान, यूरोप, बेसिकली यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन और मॉरिशस। ये 6 वो क्षेत्र पहले से थे, देश पहले से थे जिनके साथ हमारा क्या है? ऑलरेडी एफटीए एग्रीमेंट हो चुका है। न्यूजीलैंड 7वीं देश है, न्यूजीलैंड 7वीं देश है। अब देखो यहां पे एक बात किया है आपका, आप अपनी स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखना, तो 5 आइज की, तो पहले हमको समझना होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना P5, परमानेंट 5, तो हमको पता है कि भाई जो पहले परमाणु संपन्न थे वो P5 है। P5 में कौन शामिल है? भाई आपका चाइना शामिल है एशिया से, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में 2 शामिल है, फ्रांस और यूके, ठीक है, रशिया शामिल है और यूएसए शामिल है। ये अस्थाई यूएन के हमको पता है कि ये परमानेंट वीटो वाले कंट्रीज है, ठीक है, तो P5 है वहां पे। इसी तरीके से यहाँ पे 5 आइज का कॉन्सेप्ट है। जो 5 आइज का कॉन्सेप्ट है, 5 आइज में 5 देश है, कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 5 आइज में कौन से 5 देश है? ये पीटी में डायरेक्टली मेरे भाई क्वेश्चन आ सकता है कि 5 है, क्योंकि देखो क्वाड कंट्रीज कौन सी है, स्क्वाड कंट्रीज कौन सी है, क्वाड प्लस कंट्रीज, ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज, ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, इनके नाम आता है। तो अभी मैंने जितनी चीजों का नाम लिया, किसका किसका नाम लिया? क्वाड,
स्क्वाड, ब्रिक्स, फिर ब्रिक्स प्लस, ठीक है ना, G20, G7, ठीक है। इन सभी कंट्रीज का मेरे भाई आप नाम याद करना, ठीक है। इसके बाद से आपको एक, ठीक है, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक, ठीक है, OCI, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है। अभी क्योंकि उनकी जस्ट बैटिंग हुई है, बैठक हुई है, थोड़ा सा अगर मैं नाम मिस कराऊंगा, ठीक है, तो आप माफ करना। उनका ये हमको पता रहना चाहिए, इसका हमको क्या करना चाहिए, नोट्स बना लेना चाहिए भाई, इसका प्रॉपर नोट्स बना के चीजों को तैयार कर जाना चाहिए। इसी में आपका कल को आसियान कंट्री के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कि आसियान कंट्रीज में कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं शामिल है, ठीक है। बिम्स्टेक कंट्री आ सकता है, आसियान कंट्रीज। अब इसका इंतजार मत करो कि हमको तैयार करना है, आसियान कंट्री, ये करंट अफेयर में कई बार मिलेगा आपको, ठीक है। आसियान कंट्री हमको बताना चाहिए। इसके बाद हमको आपका बिम्स्टेक कंट्रीज, ठीक है, इनके जो ईयरली सेशंस होते हैं, ठीक है, G20 के, G7 के, आसियान के, बिम्स्टेक के, ये पेपर में क्वेश्चंस बन के आते हैं, कहां पे हुआ, ठीक है, किसने अध्यक्षता की, ऐसे क्वेश्चंस बन के आता है। तो हमको इन चीजों को मेंटली रेडी रहना होगा कि भाई हमको जब भी आएगा हम तैयार करेंगे। तो हमारे कहने लगे अभी आपको 5 आइज मिला, 5 आइज तैयार कर जाओ। अब अभी देखो बात क्या है कि भाई अमेरिका तो हमारे पास टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, तो अमेरिका के साथ हमने FTA नहीं किया है, बट हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले से कर चुके हैं और न्यूजीलैंड के साथ अभी किए। हमको बताएं ये ओशनियाई कंट्रीज का, ओशनियाई क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है, जानना। तो हमने यानी 5 आइज में 2 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 5 आइज की 2 कंट्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हमने FTA कर लिया है, हमने FTA किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो क्वेश्चन आ जाए कि इसी के साथ न्यूजीलैंड के साथ जो समझौता हुआ है, न्यूजीलैंड 7वां FTA कंट्री है और 5 आइज की दूसरी कंट्री है, ऐसा स्टेटमेंट दे दे। तो हमको दिमाग में रखना होगा कि हाँ भाई 5 आइज की दूसरी कंट्री है, जो दूसरी कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है ना। अब देखो भारत में भाई हमारे ऋण कौन है, तो हमारे जो किसान बंधु हैं उनसे संबंधित जो चीजें हैं वो हमारे देश की ऋण है। तो हम सिंपल सी बात है कि हम FTA में उसको नहीं रख सकते। पता चला कि FTA में उसको रख दिए और भैया वहां से मिल्क प्रोडक्ट्स आना इस तरह स्टार्ट हो गया कि हमारे जो किसान बंधु हैं, हमारे जो लोग हैं, जो, ठीक है, उनका हालत ही खराब हो गया। तो हमने क्या किया, जो शुल्क रियायत सूची है, यानी FTA से जिनको बाहर रखा गया है, तो उनमें जिन जिन चीजों को शामिल किया तो वो कौन सी है। तो कल को पेपर में क्वेश्चन हो सकता है कि शुल्क रियायत सूची के बाहर किसको रखा गया है। तो हमेशा ध्यान देना, भारत कभी भी अपना एग्रीकल्चर सेक्टर और अपना पशुपालन सेक्टर, ये 2 को बचा के रखने की पूरी कोशिश करेगी। तो देखो डेयरी प्रोडक्ट्स को हमने बचा लिया, पशु उत्पाद, ठीक है, पशु उत्पाद को हमने बचा लिया, सब्जी उत्पाद बचा लिया, चीनी, कृत्रिम शहद, ठीक है, और जो पशु वनस्पति सूक्ष्म आधारित जो वसा एवं तेल है बेसिकली, ठीक है, इन एरियाज को हमने शुल्क रियायत सूची में रख दिया है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसमें या पशु जो उत्पाद है बेसिकली मीट वगैरह की बात हो रही है, ठीक है, सब्जियों की बात हो, चीनी की बात हो, शहद की बात हो, वसा की बात, तेल की बात हो, इनको हमने शुल्क रियायत सूची में डाला है, ठीक है। इसके अलावा जो हथियार है, गोला बारूद है, रत्न और आभूषण है, एल्यूमिनियम है, इनको भी, ठीक है, ठीक है, और इसको भी शुल्क रियायत सूची में रखा गया है, कारण न्यूजीलैंड को किसी तरह की शुल्क रियायत नहीं देगा भारत, ठीक है। तो इतनी चीजों को हमने क्या किया है कि शुल्क रियायत सूची में रखा है। ये हमारे लिए एक्सेप्शंस है, इस FTA के क्या है, एक्सेप्शंस है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। हालांकि सेबों के साथ ऐसा नहीं किया गया, ध्यान देना। क्या न्यूजीलैंड किसी भी, अभी हाल ही में ध्यान देना जो FTA हुआ न्यूजीलैंड के साथ, तो न्यूजीलैंड के कर रहा है कि न्यूजीलैंड किसी भी FTA के तहत अपने सेबों पर शुल्क में छूट पाने वाला पहला देश बन गया। तो भारत 7 देशों के साथ FTA किया है, ठीक है, बट पहली बार न्यूजीलैंड के साथ क्या किया, न्यूजीलैंड के साथ सेबों पर शुल्क में छूट दे दिया है, ठीक है, सेबों पर शुल्क में छूट दे दिया है। इस चीज को दिमाग में अपने रखना है, ठीक ना। तो भाई अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यही फैक्ट कि न्यूजीलैंड किसी भी FTA के तहत अपने सेबों पर शुल्क में छूट पाने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। भारत में सेबों पर 50% आयात शुल्क लगता है। वर्तमान में भारत में सेबों पर कितना लगता है, 50%, बट किसको छूट मिल गया है, न्यूजीलैंड को छूट मिल गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमको एक्सेप्शंस याद रखने होंगे, 2-3 बार रीडिंग करेंगे, एक्सेप्शंस हमको याद हो जाएंगे। आगे क्या कर रहा है, भारत से शराब, वाइन के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यानी भारत शराब जो बेचेगा, जो वाइन बेचेगा,
उसके निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब बात आती है कि न्यूजीलैंड के भाई हम भी बेचेंगे, तो न्यूजीलैंड से जो आयात होगा उस पर रियायती शुल्क तो लगाए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको आने वाले 10 सालों में रिड्यूस किया जाएगा। तो जो शुल्क है अभी देखो कह रहा है कि फिलहाल भारत में वाइन्स पे कितनी परसेंट शुल्क लगती है, 150% हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली हम लोग ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है, इतना कर हम लोग आते हैं 150% हम लोग शुल्क लागू करते हैं। तो 10 वर्षों में हम लोग इसको रिड्यूस करते करते कितना कर देंगे, 50% कर देंगे, इस बात का वादा किया। तो भारत की तरफ से तो शराब और वाइन जाएगा, उस पर कोई शुल्क नहीं है, लेकिन अभी हम 150% लगाते हैं। हमने बोला भाई हम उसको समयबद्ध तरीके से रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और तत्काल हमने 150% से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 100% कर दिया। 150% से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 100। और आने वाले 10 सालों में इसको हम लोग धीरे धीरे कितना लेके जाएंगे, 50%। कितना, 50%। तो अब समझ गए कि भाई किन किन एरियाज को बाहर रखा गया। फिर हमने देख लिया कि सेब वाला कहानी देख लिया, ठीक है। सेब में हमको पता है कि मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। एक ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट साइंस में आता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ जो हमारे बीच में हमने डिसाइड किया कि भाई एज अ इकोनॉमी, ठीक है, हम क्या करें, ठीक है। तो न्यूजीलैंड ने बोला कि भाई कि हम आपके यहाँ काफी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम फास्ट ट्रैक निवेश प्रक्रिया को लागू करेंगे। न्यूजीलैंड में बोला कि भाई कि हम आपके यहाँ आने वाले 15 सालों में 20 अरब डॉलर का निवेश करने का लक्ष्य रखना है। कितना, 20 अरब डॉलर। आने वाले 15 वर्षों में आपके यहां हम कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी, ठीक है, एफडीआई करेंगे, तो 20 अरब डॉलर का। कितना, 20 अरब डॉलर का। और ये बोला गया है, और क्या बोला गया ध्यान देना, ठीक है, जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है, जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में द्विपक्षीय व्यापार है, आने वाले 5 सालों में उसको दोगुना करना है। आने वाले 5 सालों में कितना करना है, दोगुना। देखो क्या रहा है कि यहां पे ध्यान से पढ़ना, क्या है कि इस एमओयू के तहत आगामी 5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं में जो बायलैटरल ट्रेड है, आने वाले 5 वर्षों में उसको दोगुना करना लक्ष्य है। और दोगुना करके कहां तक पहुंचा देना, 5 अरब। यानी अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में लगभग लगा सकते हैं 2.5 अरब डॉलर का बायलैटरल ट्रेड चल रहा होगा, जिसको कितना करना है, आने वाले 5 वर्षों में 5 अरब डॉलर कर देना है। कितना, 5 अरब डॉलर। अब कंक्लूजन देखो, तो न्यूजीलैंड 7वां कंट्री है, 5 आइज की दूसरी कंट्री है। न्यूजीलैंड में किन किन चीजों को हमने बाहर रखा, तो डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर रखा, मांस को बाहर रखा, सब्जियों को बाहर रखा, चीनी को बाहर रखा, और तेल्स को बाहर रखा, हथियार, गोला बारूद, इन सबको बाहर रखा, ठीक है। वाइन्स पे भाई हम अपना बेचेंगे, उनसे लेंगे, बट धीरे धीरे हम प्राइस को रिड्यूस करेंगे, शुल्क को रिड्यूस करेंगे। अभी हम 150% लगाते हैं। जब हमने एफटीए साइन किया तो बोला भाई अब 150 की जगह आपके साथ 100% लगाएंगे वाइन्स पे जो आयात करें, बट इंपोर्ट ड्यूटी हम कितना लगेंगे, 100%। बट धीरे धीरे हम इसको आने वाले 10 वर्षों में रिड्यूस करके कितना कर देंगे, 50%। कितना, 50%। हमारे बीच में न्यूजीलैंड ने कितना इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है, तो बोला आने वाले 15 सालों में हम 20 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। आने वाले 5 सालों में हम अपने बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको दोगुना करके 5 अरब डॉलर बना देंगे। ये सारी चीजें रिवीजन करा दिया, ठीक है ना। अच्छा देखो, न्यूजीलैंड ने बोला कि भाई एक काम हम और करेंगे कि जो भारत से विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, ठीक है, तो पहले उनकी संख्या फिक्स होती है कि इतने एक साल में आ सकते हैं। अब हम वो संख्या वाला कोटा हटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया अब उनकी संख्या फिक्स नहीं होगी, जो एलिजिबल है आते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो छात्र पढ़ने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई वहाँ पे लाइफ स्टाइल काफ़ी हाई होती है, तो पढ़ाई के दौरान लोग पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। तो भारतीय छात्र पढ़ाई के दौरान हर हफ्ते कम से कम 20 घंटे वहाँ पे काम कर सकेंगे। जैसे अब क्या है, आपके तो भाई कि कोई बाहरी आ रहा है हमारे यहाँ काम करेगा तो हमारे लोगों को हक मारेगा, तो ऐसे सब देश में चलता है। तो हमने वहाँ पे को क्या हुआ, कम से कम 20 घंटे काम कर सकेंगे हफ्ते में। अब बोले सर हफ्ते में 20 घंटे का क्या मतलब है, भाई वहाँ पे बहुत हाई पेमेंट्स होता है। अभी मैं एक ऑस्ट्रेलिया के ब्लॉगर से उनका वीडियो देख रहा था, वो क्या है कि 1 घंटे काम करने पे, मतलब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पे पैरिटी वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे है, तो $50 की कमाई है। $50 की इमेजिन कर जाओ, ठीक है। तो मतलब क्या कि उनकी पूरी खर्च निकल जाएगा। और जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे तो ग्रेजुएट होने के बाद वो चाहे तो वहाँ पे 4 साल तक जॉब कर सकते हैं। कितना साल, 4 साल। तो यहाँ पे ट्रिक्स है,
एक तो कम से कम 20 घंटे, 20 घंटे से ज्यादा की नौकरी मिले तो कर लो, बट मिनिमम 20 घंटे की नौकरी आप कर सकोगे और स्नातक के बाद आप 4 साल रह सकते हो। तो एक तो एजुकेशन को लेके क्या इस एफटीए में बात हुई, तो भाई नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या फिक्स जो थी वो कोटा हटा दिया गया, ठीक है, ये सारी बातें की गई। ठीक है, आगे बोला गया कि हर साल 5,000 भारतीय पेशेवर, ठीक है, जो पेशेवर है 5,000 भारतीय पेशेवर, ठीक है, 3 साल के वर्क वीजा पे कहां जा सकते हैं, न्यूजीलैंड। तो पेशेवरों के लिए बोला गया भाई कि आप 3 साल के वर्क परमिट लेके आप न्यूजीलैंड जा सकते हो। तो अगला बात यहां पर लिखा गया है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात जो वेरी इंपॉर्टेंट मुझे फैक्ट लगा वुमेन एनवायरनमेंट को लेके, तो ये लिखा कि कहा जा रहा है कि यह पहला ऐसा समझौता है जिसके वार्ता में शामिल भारतीय पक्ष की सभी प्रमुख अधिकारी कौन थी, वुमेन्स थी। भारत की मुख्य वार्ताकार वो जो थी वो को थी पटेल ढिल्लो जी थी, जो कि संयुक्त सचिव है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात लग रहा है, हम इसी के साथ एफटीए वाली भी पॉइंट को समाप्त कर लिए, उम्मीद करेंगे समझ में आया हो। आगे देखेंगे गुजरात का टाइटल स्टेट पुनः बहाल। गुजरात लंबे समय से गुजरात से टाइगर स्टेट का दर्जा छीन गया। पहले गुजरात में टाइगर्स थे, समय के साथ टाइगर्स की जो हम लोग कैसे मॉनिटरिंग थी वो दिखा नहीं कभी, तो उससे टाइगर स्टेट का दर्जा छीना गया। बट हाल ही में पिछले 3 साल का एक टाइगर रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, उसकी अच्छी मॉनिटरिंग की गई। तो चूंकि टाइगर की प्राप्ति हो गई है गुजरात में, तो इसी के लिए फिर से इसको टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। कहां पे देखा गया, तो राज्य में एक गुजरात में एक रतन महल अभ्यारण्य है। अब याद रखना, अभी ऐसे अभी कई सारे अभ्यारण्य करंट अफेयर में आप पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक है, ऐसे नोट कर लेना, कहीं इस फैक्ट को नोट करना है, रतन महल अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य। तो रतन महल अभ्यारण्य कहाँ पे है, गुजरात में। क्यों निजी है, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे टाइगर को आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइगर के परिणाम मिले, जिसके बाद से क्या हुआ, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में इसको शामिल कर लिया गया। यानी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि टाइगर स्टेट का दर्जा इसको वापस दे दिया, ठीक है। 1989 में तक बाघ रिकॉर्ड किए गए हैं, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया वाला गुजरात में, तब तक इसको टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके बाद से चूंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ तो छीन लिया गया, ठीक है ना, ये सारी बात। बाकी हमको पता है कि आप यहाँ से कुछ और चीजें जो आप तैयार कर सकते हो, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि अभी प्रोजेक्ट टाइगर का आप बताओ कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब स्टार्ट किया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को कब स्टार्ट किया गया, आप ये बता सकते हो। प्रोजेक्ट टाइगर के अभी 50 वर्ष या 75 वर्ष, कौन सी ऐसी शताब्दी पूरी, मतलब ऐसा कौन सा साल पूरा हुआ जिसके उपलक्ष्य में हमने क्या किया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अनाउंसमेंट किया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका आंसर बता देता हूं, और आपको कि होमवर्क मिल जा रहा है, ठीक है। 1973 में देखो हमको टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। देखो पेपर में आपका कितना प्रोजेक्ट पूछता है, आपको बता देता हूं। एक तो टाइगर प्रोजेक्ट पूछता है, ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट पूछता है, एलिफेंट प्रोजेक्ट ये 1992 है, ठीक है, ये 1973 है। एक आपका प्रोजेक्ट स्नो लेपार्ड पूछता है, प्रोजेक्ट आपका डॉल्फिन पूछता है, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन खासतौर पे, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट पूछते हैं। मेजरली आपका टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, स्नो लेपार्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्नो लेपार्ड आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है, आप आराम से पूर्वावलोकन में पा जाओगे, घटना चक्र की पूर्वावलोकन में पा जाओगे, ठीक है ना। ये चीज होमवर्क, ठीक है, होमवर्क क्या है, इसको नोट कर जाना। देखो बहुत सारी चीजें मैं कराता चल रहा हूं, बहुत सारी चीजें आप लोग नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान देना। चलो हम लोग आते हैं ध्रुव एनजे हेलीकॉप्टर की पहली सफल उड़ान। ये मेरा मानना है कि आरओ मेंस या यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बन के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एचएएल क्या है, एक सरकारी कंपनी है, ध्यान रखना एचएएल, ठीक है, रक्षा क्षेत्र की हमको पता है कि बहुत ही विख्यात कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये बेसिकली इसके द्वारा जो इंजन्स बनाए जाते हैं वो एरो इंजन्स जो बनाए जाते हैं वो सिविलियंस के लिए बनाते हैं। पहली बार सिविल एविएशन के लिए इसने एक इंजन बनाया, ठीक है, जिसका नाम रखा गया ध्रुव एनजी। एनजी मतलब न्यू जनरेशन, ध्रुव एनजी यानी एनजी मीन्स न्यू जनरेशन। तो ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर की अभी इसके द्वारा इंजन बनाया गया, जिसकी पहली उड़ान हुई।
तो नागरिक उड्डयन हम लोग कह सकते हैं सिविल एविएशन के सेक्टर में पहली बार अभी आपके HAL ने प्रवेश कर लिया, HAL ने प्रवेश किया। अब देखो जैसे ही ध्रुव NG की पहली उड़ान होती है, वैसे ही पहली बार है कि जब किसी एरो इंजन को, काम क्या था, एरो इंजन बनाना, स्वदेशी उत्पादन के लिए एक सर्टिफिकेट मिल गया। भाई पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। अभी जो ध्रुव NG का निर्माण किया HAL ने, तो ये पूर्णतया खुद के दम पे नहीं किया, तकनीकी सहायता है, मतलब बहुत सारी एजेंसीज का समन्वय रहा। खास तौर पर उसमें फ्रांस की एक कंपनी है साफ्रान इंजन कंपनी, याद करना, साफ्रान, फ्रान में फ्रांस छिपा है, साफ्रान इंजन कंपनी, फ्रान में फ्रांस छिपा है, ठीक है। तो साफ्रान इंजन कंपनी, फ्रांस की साफ्रान इंजन कंपनी से एक समन्वय बना के इनके सहयोग से हम लोग कह सकते हैं बेसिकली इसके सहयोग से इसको डेवलप किया गया HAL के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्रुव NG की विशेषताएं देखना चाहे तो कितना वजन है, 5.5 टन, कितना वजन है, 5.5 टन, ठीक है, वजन है, ठीक है। और दोहरा इंजन है, 2 इंजन है, ठीक है, इसमें 2 इंजन है। कह रहा है इस हेलीकॉप्टर में दोहरे शक्ति के 1H1C इंजन लगाए गए हैं, आधुनिक ग्लास कॉकपिट लगाए गए हैं, जो एवियोनिक्स सिस्टम लगाए गए हैं, काफी उन्नत है, आघात सहन, वाइब्रेशन सहन करने वाली सीटें हैं, क्योंकि ये सीटें वाइब्रेशन को सह सकती हैं, तो इसी के लिए मेडिकल परिवहन, यानी किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो उनको एयरलिफ्ट करना बहुत आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि कंपन, आघात सहन कर सकती है, ध्यान देना, ठीक है। अगर कहीं से तेल रिसाव हो रहा है तो करा कि रिसाव होने पर खुद बंद होने वाले ईंधन टैंक्स लगाए गए हैं, यानी इसको न्यू जनरेशन से लिखा गया है, तो वैसे बहुत सारी खूबियां इसमें ऐड भी की गई हैं, एड ऑन भी की गई हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अब आते हैं और ठीक है, अगरबत्तियों के लिए भारत का पहला मानक अधिसूचित। पहले देखो मैं आपको ये बताऊंगा इसमें क्या याद करना है। देखो अब तक क्या है, अगरबत्तियों के लिए कोई भी मानक नहीं था, कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं था, BIS ने कोई भी मानक नहीं दिया था। तो चूंकि कहीं मानक नहीं था, तो आप देखोगे कि मोहल्ले मोहल्ले में कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि अगरबत्ती का निर्माण होता था, उसमें वो किस रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब आप जलाते हैं तो जाहिर बात है कि कभी कभी हम लोग अगरबत्ती घर में भी जलाते हैं, तो उसके धुएं का क्या हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो रसायनों का मुआयना करना बड़ा जरूरी है। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं हुई कि विषाक्त रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो पहली बार BIS, ध्यान देना, BIS ने भारतीय मानक ब्यूरो, अब आपका काम क्या होगा, आप चाहो तो इतनी सारी चीज़ों का मैं बैकग्राउंड बताया, आप यहाँ पे BIS का भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ना। देखो मैं कल की क्लास में BIS के बारे में बता दूंगा, ठीक है। देखो मैंने ये देख रहे हो यहाँ पे, देखो एक एक आपकी वैल्यूडेशन मैंने नोट किया यहाँ पे, ठीक, जो मुझे पढ़ाना है, ठीक है। आप मैं यहाँ पे आपको बस BIS होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे है नोट, मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि BIS देख लो, BIS के बारे में कुछ नहीं करना है, केवल आपको BIS नहीं भाई, जिसको नोट्स में मिल रहा है BIS सर्च कर लो गूगल पे, ठीक है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो BIS ने जो अभी अगरबत्तियों के लिए एक नया मानक, नया स्टैंडर्ड लेके आया है, वो क्या है, IS 194/12 194/12 2025। तो 2025 चला था, तो वो ये तो ईयर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब हो गया IS 194/12, ठीक है, 2025, ये अगरबत्ती का नया स्टैंडर्ड है, नया मानक है। कितना है, नया मानक है, ठीक है। और ये निर्णय कब लिया गया, तो ये निर्णय लिया गया कि हमको अगरबत्तियों का जो मानक है भारत का, ये क्या है, भारत का पहला अनुसूचित मानक क्या है, क्योंकि मैंने पहले क्या बोला कि इसके पहले कोई भी ऐसे मानक नहीं थे। ऐसा निर्णय हमने कब लिया, तो निर्णय हमने लिया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अब आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि सर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाए जाते हैं, तो मेरे भाई ध्यान देना, आप लोग कहीं फैक्ट नोट कर लेना कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 सेलिब्रेट किया गया, 24 दिसंबर को, याद आ गया नंदना, ठीक है। और इसका बेसिकली अगर आप लोग थीम जानना चाहोगे, इसका अगर थीम जानना चाहो तो थीम था डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और शीघ्र शिकायत निवारण, ठीक है। यहाँ पे लिख दो कहीं, डिजिटल न्याय यानी डिजिटल जस्टिस, डिजिटल न्याय के माध्यम से ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप यूपी PCS की तैयारी करें 2026 के लिए, तो हमने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपकी
500 रुपीज़ में स्टार्ट किया, जिसमें हमने बहुत सारे उसमें विशेषताएं शामिल की हैं। मैं आपको उन विशेषताओं को एक बार दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इस बैच का नाम हमने लिखा है इंटेंसिव अभ्यास मॉड्यूल, ठीक है। इसमें हम आपको टोटल 19 पेपर्स देने वाले हैं, जिसकी हम लोग लाइव गूगल मीट के थ्रू इसकी आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब ये प्रॉपर टेस्ट होगा, कोई पीडीएफ नहीं शेयर करेंगे, प्रॉपर गूगल मीट के माध्यम से टेस्ट होगा। हम इसके अलावा आपको 15 ईयर PYQs का, ठीक है, टेलीग्राम क्विजेज हम सबको बताता है, लाइव क्विज होता है, तो हम लोग इसके में टेलीग्राम क्विजेस करवाने वाले हैं, ठीक है, ताकि PYQs पे भी आपकी पकड़ बन जाए। मंथली करंट अफेयर हमको पता है, हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीने का करंट अफेयर करा भी चुके हैं और इसकी मंथली PDF दे भी चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें 100 पेज का एक वो एरिया जो यूपी PCS बहुत अच्छे से टारगेट करती है, फैक्चुअल एरिया, हम उसका नोट्स देने वाले थे। हमने सोचा कि भाई एक साथ आप तैयार नहीं कर पाओगे, आपके लिए भी होगा लेंदी और हमारे लिए भी हो जाएगा, तो हम वीकली आपको 5 पेजर नोट्स देंगे, 5 to 7 पेजर नोट्स, ताकि आपके एग्जाम तक 100 पेज के इंपॉर्टेंट फैक्चुअली नोट्स हो जाए, जो आयोग बहुत टारगेटेड एरिया होता है वहां से, अनावश्यक नहीं, ठीक है ना। इसको भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जहां मैप्स वगैरह की जरूरत है वहाँ पे मैप वगैरह का यूज करेंगे। अभी बहुत सारी एक अच्छी, ठीक है ना, हमको पता कि PCS अभ्यास 500 MCQs की एक वीडियो देती है। आप समझ जाओ कि प्री देने वाले लगभग 7 to 8,000 बच्चे इसको पढ़ जाते हैं मिनिमम, ठीक है। बाकी मार्केट से जो लोग प्रिंट आउट कर लेते हैं वो अलग की बात है, ठीक है। डेली हम लोग करंट अफेयर के 10 क्विजेस इसमें देने वाले हैं, ठीक है। OMR बेस्ड आपकी कॉपी चेक होंगी, ठीक है। डेली टास्क इसमें दिए जाने वाले हैं। आप ग्रुप में जो भी दोस्त होंगे उनको पता होगा कि डेली टास्क में दे रहा हूँ, ठीक है। वीकली जब आप पेपर दोगे गूगल मीट होगा, ठीक है। और 3 ग्रुप का एक्सेस होगा, एक में आप कंटेंट पाओगे, एक में आप क्विजेस करोगे और एक में आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। ये सारी की सारी सुविधाएं हम आपको देने वाले हैं। बैच की फीस आपकी केवल 499 है, ठीक है, 499 है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पे आते हैं, ठीक है। हम क्या थे, हमको बेसिकली देखना था कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ना, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम तो डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और शीघ्र शिकायत निवारण, ये इसमें लिखा नहीं है ना, ये मैं अपने से ऐड करा रहा हूं, ठीक है। कुशल और शीघ्र, ठीक है, शिकायत निवारण, ठीक है। कुशल का मतलब इफेक्टिव तरीके से, शीघ्र का मतलब होता है, ठीक है, कि बहुत टाइम टेकिंग प्रक्रिया ना हो, कम समय में, ठीक है, जो शिकायत हो उसका निवारण हो जाए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, इसकी बात कराएं तो ये विषय है, इस बार का विषय था, ये विषय था, ठीक है। इसी अवसर पर ये जारी किया गया। अब देखो, आप अगर बनाते हो, क्या अगर आप बनाते हो अगरबत्ती, तो आपको इन रसायनों का यूज नहीं करना है। अब देखो, उन रसायनों का नाम आप याद नहीं होगा, आपसे आज याद हो जाएगा, कल आप पढ़ लोगे, कल भूल जाओगे। आज हमने उन रसायनों का नाम, एक का नाम A से शुरू है, एक का नाम B से शुरू है, एक का नाम 6 शुरू है, 2 का नाम D से है, एक का नाम E से है, एक का नाम F से है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उन रसायनों का नाम A B C D E F से है और उन्हीं में से एक रसायन का नाम P से है। तो एक रसायन का नाम कैसे शुरू है, A से है, B से है, C से है, D से है, E से है, F से है। अब देखो, चूंकि भाई हम कोई केमिस्ट्री के तो टीचर्स है नहीं, तो वो ट्रिक्स बनाना होता है। प्रीलिम्स में चीज़ों को तैयार करना, याद रहना, ट्रिक्स के थ्रू समझना, ऑप्शंस को देख के समझ पाना, आइडेंटिफाई कर पाना कि यार ये सही है नहीं सही है, ठीक है। जितना जल्दी डिसीजन ले लेंगे उतना बेटर रहता है। अब देखो, जब हम लोग बात करेंगे ए से, तो ए से कौन सा रसायन है जानना, तो यहाँ पे आपको एलेथ्रीन दिख रहा है, तो एलेथ्रीन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो क्या बनाने में, एलेथ्रीन का प्रयोग नहीं कर सकते हो आप बनाने में क्या, अगरबत्ती। अब यहाँ पे बी बहुत ध्यान से देखो, बी देखो, नीचे भी कुछ रसायनों को मना किया गया है। देखो बेंजिल साइनाइड, आप बेंजिल साइनाइड पे भी, ठीक है, और बेसिकली ये सुगंध के लिए इस रसायन का देखो, ये जो यहाँ पे लिखा गया है, ये सुगंध के लिए है ना, ये सुगंध के लिए इन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो बेंजिल साइनाइड नामक रसायन जो बेसिकली अगरबत्तियों में लोग सुगंध के लिए यूज कर लेते हैं, इसको आप नहीं यूज कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए ओवरऑल ले लिया, तो एलेथ्रीन यूज नहीं कर सकते हो, बी से बेंजिल साइनाइड यूज कर सकते हो, बेंजिल साइनाइड। अब देखो सी से हम लोग जाते हैं, सी से हम लोग कौन सा रसायन है, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है, ठीक है, साइपरमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन यूज नहीं कर सकते हैं, साइपरमेथ्रिन। डी से यहाँ पे देखो तो डेल्टामेथ्रिन, तो साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन यूज नहीं कर सकते हैं। और डी से एक देखो सुगंध वाला एक रसायन है, उसका नाम है डाइफिनाइल एमीन, इसका यूज नहीं कर सकते हैं। डी के बाद से अब ई पे जाओ, ई से एक कौन सा रसायन है, तो ई से यहाँ पे एथाइल एक्रिलेट, जो कि सामान्यतया खतरनाक, मतलब ये रसायन है, सुगंध के लिए बहुत ज़्यादा आप देखोगे इसी का
यूज करते हैं लोग, एथाइल एक्रिलेट, एथाइल एक्रिलेट, तो एथाइल एक्रिलेट का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक रसायन का नाम पी से है, ठीक है, तो परमेथ्रिन, क्या है, परमेथ्रिन, परमेथ्रिन रसायन का भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपने समझ गए ए बी सी डी ई एफ एंड लास्ट में पी, पी से परमेथ्रिन, परमेथ्रिन को भी मना किया गया, तो एलेथ्रिन, परमेथ्रिन, ठीक है, और सी से साइपरमेथ्रिन, डी से डेल्टामेथ्रिन, ठीक है, और एफ से आपका फिप्रोनिल, ठीक है, इन सबको एथाइल, ठीक है, एथाइल एलिक्रेट, ठीक है, आपका डाइफिनाइल एमीन, इन सभी चीज़ों को यूज से मना कर दिया गया। 2-3 बार रीड कर लेना, बेसिकली ए बी सी डी ई एफ और पी, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना आपने। अब देखिए हमको पता है मेरे भाई, अब देखो इसमें भी एलुडेशन आपको कराने वाला हूँ। आप ये हेडिंग याद कर लो कि बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का, तो क्वेश्चन आएगा कि परम रुद्र निम्नलिखित में से किसका सुपर कंप्यूटर है। तो अभी आईआईटी पटना के द्वारा, आईआईटी पटना के द्वारा परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया, इसको डेवलप किया गया। नाम क्या है, परम रुद्र। ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। ध्यान, तो कह रहा है कि यह जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है ये राष्ट्रीय कंप्यूटरिंग मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग मिशन NSM, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग मिशन के तहत इसको डेवलप किया गया है। अब देखो आगे आपको राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, बट मैं आपको यहाँ पे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग मिशन के बारे में बताऊंगा, जिसको मेरे भाई आप लोग नोट जरूर करना, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग मिशन, ठीक है, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उसके बाद से 2015 में लेके आते हैं क्या, नेशनल सुपर कंप्यूटरिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटरिंग मिशन लाते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटरिंग मिशन का टारगेट क्या है कि हमको होता है कि भाई आने वाला जमाना जो है वो सुपर कंप्यूटर्स का है, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स, भारत का सुपर कंप्यूटर्स और दुनिया के बड़े सुपर कंप्यूटर्स में, ठीक है, मतलब 100 गुनी के क्षमता में डिफरेंस है, मतलब छोटा मोटा नहीं, लगभग इतना डिफरेंस है, 100 टाइम्स का डिफरेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं भारत सरकार ने डिसाइड किया कि भाई हमारे पास 70 से अधिक 70 से अधिक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटरिंग सुविधा होना चाहिए। कितना, 70 से, भारत को आने वाले 7 वर्षों में, ये 7 ईयर, तो 15-7-22, तो जो टारगेट था 2022 में पूरा करना चाहिए था, ठीक है। तो 70 से अधिक, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटरिंग सुविधा से जोड़ना था भारत को, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटरिंग सुविधा, ठीक है, कंप्यूटरिंग सुविधा से जोड़ना उद्देश्य था। समझना मेरी बात भाई, सुविधा से जोड़ना। ये सब छोटी छोटी बातें, आप लोग का टाइम लगेगा, मैंने आपको एक एक चीज आपको एड ऑन करा दूंगा, एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है ना, समझ गए। अब आपको इस पूरे टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ना है, इस पूरे टॉपिक में अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम छोड़ दो। अब आ जाओ नेक्स्ट, आप यहाँ पे आ जाओ, संथाली भाषा। संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको बता दूं, जो लोग करंट अफेयर देखेंगे उनको पता होगा। संथाली हमको पता है, संथाली की बात में कि भाई की 8वीं अनुसूची, हमको पता है कि भाई की जो 8वीं अनुसूची है उसमें राजभाषाओं के बारे में चर्चा है, ठीक है। उसमें जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, हमको पता है कि 8वीं अनुसूची में 3 बार संवैधानिक संशोधन हुए हैं। कितनी बार, 3 बार संवैधानिक संशोधन हुए हैं। पहली बार संवैधानिक संशोधन की गई तो 1 भाषा जोड़ा गया, दूसरी बार संवैधानिक संशोधन किया गया तो 3 भाषा जोड़ा गया, और तीसरी बार संवैधानिक संशोधन किया गया तो 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो जो तीसरी बार संवैधानिक संशोधन किया गया था वो क्या है, वो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब देखना, तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे लो होमवर्क, क्या लो, 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल को आपको मेरे भाई तैयार करना ही होगा। 8वीं अनुसूची में आपको खास तौर पे, ठीक है, जो भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, ध्यान देना, पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 8वीं अनुसूची में होगा, उसके तहत केवल एक भाषा ऐड की गई। उसके बाद से दूसरी बार 8वीं अनुसूची में दोबारा अमेंडमेंट होगा, तब इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद से एक तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, ठीक है, और उसके तहत 1 और 3 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 4 भाषा जोड़ी गई। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा जोड़ी जा चुकी है, 4 3 7 1 8। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 8 लैंग्वेज को जोड़ा जा चुका है मेरे भाई, है ना। सबसे अंतिम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 8वीं अनुसूची में हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम क्या है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 19 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ध्यान देना।
92वां, ये जो 4 लैंग्वेज जोड़ा गया, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ध्यान देना, जैसे आप देखोगे 1 में 3 जोड़ने पे 4 आ गया, वैसे जब पहला आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगा लिखोगे और जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो लिखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 92 मिल जाएगा। आप जोड़ के देख लेना, इन दोनों को जोड़ोगे तो 92 मिल जाएगा। मैं जानबूझ के बस वो छोटा सा फैक्ट आपको छोड़ रहा हूँ। अब देखो जो ये 4 फैक्ट 4 लैंग्वेज जोड़ा गया था वो क्या था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 जो भाषाएं जोड़ी गई थी, ये 4 भाषाएं मेरे भाई क्या थी? ये 4 भाषाएं आपकी थी बोडो, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यही 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी, ध्यान देना, संथाली। और यही जो आपकी एक भाषा है, ये देखना, ये जो संथाली भाषा है, इसी संथाली भाषा में अभी हाल ही में क्या किया गया? हाल ही भाषा में संविधान का विमोचन किया गया, ताकि संवैधानिक अधिकारों को संथाली भाषा में, संथाली भाषा बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है, जहाँ पे खासतौर पर संथाल ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा खासतौर पर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पे संथाली भाषा का यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत बढ़िया समझा दिया, ये वाला टॉपिक समझा दिया। अब देखो हुआ क्या है बेसिकली, ठीक है, जो हमको होता है कि हर एक भाषा की कुछ लिपियाँ होती हैं। तो जैसे संथाली भाषा की लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि है संथाली भाषा की, ठीक है। ओल चिकी लिपि का कल से आपको संबंध पूछ दे कि ओल चिकी लिपि का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है? तो संथाली भाषा से। तो अभी ओल चिकी लिपि का शताब्दी वर्ष मनाया गया। ओल चिकी लिपि का क्या मनाया गया? ओल चिकी लिपि का शताब्दी वर्ष मनाया गया। और इसी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संथाली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन किया गया। यस या नो मेरे भाई, समझ गए? ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब आते हैं, दुनिया का पहला एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित किया गया। देखो हम लोग चैट जीपीटी की बात करते हैं, तो चैट जीपीटी भी एक एआई है, बट हम आपसे उसका नाम ही है चैट जीपीटी। आप उससे चैट करके, ठीक है, वॉइस एंड टेक्स्ट फॉर्म में आप उससे इंफॉर्मेशन को ले सकते हो, आप उसको कमांड दे सकते हो। बट यहाँ पे क्या लिख रहा है? दुनिया की पहली एआई लैब की बात बोल रहा है, ना, ये लाइक साइंटिफिक ह्यूमन तौर पे काम करेगा। एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली का डेवलपमेंट किया गया। अब देखो जो एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एला, ना, उसका नाम क्या है? एला या एले हम लोग कह सकते हैं, उसका नाम एले है। एले में AILA, ए मीन्स आर्टिफिशियली, ए मीन्स आर्टिफिशियली, आई मतलब इंटेलिजेंट, एल मतलब लैब और अगले ए मतलब असिस्टेंट। तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट, तो ये एल का फुल फॉर्म हो गया, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट, यही हो गया एल का फुल फॉर्म, ठीक है। अब देखो जो अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने यह दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया। किसके द्वारा किया गया विकसित? तो आईआईटी दिल्ली। एक तो कॉमन सा क्वेश्चन क्या मिल गया कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको डेवलप किया गया। अब आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट जो डेवलप किया, भाई वो किसकी मदद से डेवलप किया? ये पेपर में प्रश्न बन के आ सकता है। तो उसको डेवलप किया बेसिकली डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से। इसमें डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने सहयोग किया और फाइनली हम इसको डेवलप किया। तो हमने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों का सहयोग लिया, ठीक है। ये पूरी की पूरी मुद्दा नेचर कम्युनिकेशन, जो हमको पता है कि एक शोध पत्रिका है नेचर में इसको छापा गया, इस पूरी कहानी को छापा गया। अब यहाँ पे एक्चुअली आपको चैट जीपीटी वर्सेस एल के बारे में समझा रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, कार्य कैसे करेंगे। तो एल का एक बहुत अच्छा काम देखो यहाँ पे लिखा है एल के बारे में, कह रहा है यह एआई प्रयोग की योजना भी बना सकता है। लेकिन एआई प्रयोग की योजना, देखो एल की विशेषता बता रहा है कि एल क्या कर सकता है? एल जो चैट जीपीटी की सीमाएं उसको तोड़ देता है। ये क्या कर सकता है? ये वास्तविक उपकरणों पे चलता है, ये एआई प्रयोगों की योजना प्लानिंग भी बना सकता है। सबसे बड़ी बात, माइक्रोस्कोप सेट कर सकता है। और माइक्रोस्कोप सेट करने के बारे में आईआईटी दिल्ली ने बताया कि मैनुअली जब हम माइक्रोस्कोप को सेट करते हैं तो पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, बट एल महज 7 से 10 मिनट में 100% मतलब वो होता है करेक्ट के साथ माइक्रोस्कोप सेट करता। कितना? ओनली 7 to 10 मिनट,
वैसे कितना टाइम लगता है, पूरा दिन लग जाता है। तो माइक्रोस्कोप सेटिंग तक कर सकता है, जो रिजल्ट्स है उनको एनालिसिस कर सकता है, यानी लाइक वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट की तरह ये एल डिसीजन ले सकता है। तो डिफरेंस समझ में आ गया, चैट जीपीटी वर्सेस एल किसके द्वारा डेवलप किया गया, आईआईटी दिल्ली के द्वारा, किसके सहयोग से, तो जर्मनी और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के सहयोग से। बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। आगे तो हम लोग पहुंचते हैं अब भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने में। देखो डुगोंग के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में ही बन के आए हैं। डुगोंग का आईयूसीएन स्टेटस पूछ लेता है, डुगोंग का हमको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया, उसमें शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, तो शेड्यूल 1 में है डुगोंग या शेड्यूल 2 में है डुगोंग, ये पूछ सकता है। डुगोंग एक्चुअली क्या है, डुगोंग को हम लोग समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, और गाय क्या खाती है, घास खाती है, गाय क्या खाती है, घास खाती है। उसी तरीके से डुगोंग समुद्री घास पे डिपेंडेंट होते हैं, उसी तरीके से डुगोंग कहाँ किस पे डिपेंड होते हैं, समुद्री घास पे डिपेंडेंट होते हैं। ये कहानी समझ में आ गई, ये कहानी समझ में आ गई, तब हम लोग मुद्दे को समझते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। देखो कह रहा है कि अभी आईयूसीएन विश्व संरक्षण कॉन्फ्रेंस 2025 के अवसर पर भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने का प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, किसने पेश किया। अब देखो पहली बात, अवसर क्या था, वो कौन सा अवसर था, तो अवसर था आईयूसीएन विश्व संरक्षण कॉन्फ्रेंस 2025। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कॉन्फ्रेंस 2025। इस अवसर पर ध्यान देना, इसी अवसर पर क्या हुआ, ठीक है, ये प्रस्ताव पेश किया गया कि भाई डुगोंग संरक्षण रिजर्व, जो भारत का डुगोंग संरक्षण रिजर्व है, आई थिंक 2022 में तमिलनाडु गवर्नमेंट, आई थिंक क्या 2022 में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत स्थापित किया गया था ना, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा वर्ष 2022 में इस डुगोंग संरक्षण, ठीक है, रिजर्व की स्थापना की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ध्यान देना, तो अभी एक फाउंडेशन है, उनका नाम है ओमकार फाउंडेशन। ओमकार फाउंडेशन ने यह प्रस्ताव रखा आईयूसीएन के पास कि भैया इसको क्या करना है, इसको आपको मान्यता देना है, इसको आपको, ठीक है, ठीक है, इसको आपको मान्यता देना है आईयूसीएन विश्व संरक्षण कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, बात समझ गए। अब जैसे ही ओमकार फाउंडेशन ने, ठीक है, सॉरी, जैसे ही ओमकार फाउंडेशन ने ये मतलब ये अपनी बात रखी, वैसे ही क्या हुआ, ये पूरी तरीके से न्यूज में आ गया। अब देखो, अब बता रहा है कि बेसिकली जो आपका डुगोंग संरक्षण रिजर्व है उसके सराउंडिंग एरियाज की बात बता रहा है। कह रहा है कि डुगोंग संरक्षण रिजर्व को वर्ष 2022 में इसको स्टेबल किया गया। इसके आसपास लगभग कह रहा है 12,250 हेक्टेयर का एरिया ऐसा है जो समुद्री घास पारितंत्र है, जहां पे क्या है, समुद्री घास पारितंत्र। देखो जो समुद्री घास होता है वो बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के अनुकूल होता है, बायोडाइवर्सिटी के बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होता है। हमको पता है डुगोंग, जिसको हम लोग, मैंने शुरू में बोला कि इसको हम लोग सी काऊ के नाम से जानते हैं, समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है जो केवल और केवल घास पे ही क्या है, निर्भर है, घास पे ही निर्भर है। तो कल को अगर मान लो समुद्री घास कोई चौपट हो जाए तो डुगोंग का फूड क्या हुआ, समाप्त हो गया, तो कल को क्या होगा, डुगोंग ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, डुगोंग ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डुगोंग के बारे में देखो लिखा है कि आईयूसीएन इसे रेड लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में रखती है। आईयूसीएन हमको पता है कि रेड लिस्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, आईयूसीएन के द्वारा रेड लिस्ट जारी किया जाता है, और इस रेड लिस्ट में वल्नरेबल ग्रुप है। तो उस वल्नरेबल ग्रुप में कौन शामिल है, तो उसी वल्नरेबल ग्रुप में आपका डुगोंग को शामिल किया गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध है, कौन, डुगोंग, शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध है। ये सारी चीजें अब देखो यहाँ पे लिखा नहीं क्या कहीं, अगर हम लोग डुगोंग की संख्या देखें तो देखो डुगोंग मेनली आपका कहाँ पाया जाता है, तो गल्फ ऑफ मन्नार में मेनली पाया जाता है। डुगोंग का अगर लोकेशन देखो तो बेसिकली गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, मेनली गल्फ ऑफ मन्नार में डुगोंग पाया जाता है। मेनली देखो पाया कई जगह जाता है, सर्वाधिक जो इनका हम लोग कह सकते हैं कि लोकेशन है वो गल्फ ऑफ मन्नार में आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा दूसरा जो है आपका पाक स्ट्रेट के पास है, पाक स्ट्रेट के पास, ठीक है, और यही पाक स्ट्रेट के पास ही आपका डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व के पास। ठीक है, हालांकि इसके अलावा डुगोंग आपके जो गल्फ ऑफ कच्छ है, अंडमान निकोबार है, वहां भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से एरियाज है जहां पे डुगोंग पाए जाते हैं, उन एरियाज के बारे में चर्चा हो गया। अब हम लोग आएंगे भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर। ये देखो क्योंकि हमको पता है कि मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है, वाइल्ड लाइफ को लेकर बहुत ही एक्टिव रहने वाला स्टेट है,
ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। देखो क्या रहा है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह बनाया जा रहा है जो राज्य के कई राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों को जोड़ेगा। तो कॉरिडोर का मतलब होता है कि कुछ एरियाज को जोड़ना, कॉरिडोर में बेसिकली होता है। तो टाइगर कॉरिडोर, तो हमको पता है कि मध्य प्रदेश में जो अभयारण्य है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उनको क्या है, उनमें टाइगर्स पाए जाते हैं, तो उनको एक कॉरिडोर के तहत जोड़ना, ठीक है, ताकि टाइगर्स का अपना मूवमेंट चलता रहे, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब लोग आते हैं, देखो ये गलियारा कितने किलोमीटर का है, तो ये गलियारा का है 250 किलोमीटर लंबे इस गलियारे का लक्ष्य। पहली बात क्या सकता है कि इस गलियारा कितने लेंथ का है, तो गलियारा की लंबाई है 250 किलोमीटर। चूंकि ये क्या है, भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर है, तो भारत के पहले राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहां खोला जा रहा है, आंसर आएगा मध्य प्रदेश। दूसरा कितना लेंथ है, तो 250 किलोमीटर, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स का नाम लिखा है मध्य प्रदेश के, पेंच, पन्ना, कान्हा और बांधवगढ़। पेंच, पन्ना, कान्हा और बांधवगढ़, तो टाइगर रिजर्व्स का नाम हमको आपको याद करना होगा। ध्यान देना, आप जब एक टेलीग्राम चैनल जो है ना पीसीएस अभ्यास का, पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो एक मैंने मैप की एक पीडीएफ भेजी है 20-15-20 में, उसमें मैंने बहुत स्मार्ट तरीके से टाइगर रिजर्व्स, लेक्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, रिवर्स, उनको एक फ्लो चार्ट में समझाया है। तो जाके आप नोट करके देख जाओ, बहुत सारे एरियाज कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि इन, ये खास तौर पे इनका नाम लिखा है कि इन्हीं से होते हुए क्या होगा, ये टाइगर कॉरिडोर जाएगा, ठीक है, 250 किलोमीटर का टाइगर कॉरिडोर जाएगा, ठीक है। अच्छा, देखो कह रहा है कि यहाँ पे इस टाइगर कॉरिडोर को बारे में कह रहा है कि एक चीज समझना, क्वेश्चन अगर बन जाए कि टाइगर कॉरिडोर केवल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो आंसर आएगा नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, इसका कुछ हिस्सा और राज्यों में, खासतौर थोड़ा सा राजस्थान में ये पड़ता है। इसके लिए इस कॉरिडोर को हम लोग कह सकते हैं ये इंटर स्टेट कॉरिडोर, हम लोग इसको नाम बोल सकते हैं कि बेसिकली इंटर स्टेट, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश से इतर भी कुछ हिस्से हैं इसके, तो इंटर स्टेट चीता या टाइगर कॉरिडोर के तौर पे इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा इसमें बेसिकली इससे लगा हुआ है, ठीक है ना। और इस परियोजना का विकास कौन कर रही है, तो NHAI और राज्य लोक निर्माण विभाग, राज्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो कंक्लूजन याद करा दूं, तो भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर जो कि 250 किलोमीटर का है, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स को कनेक्ट करेगा, खासतौर पे पेंच, पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़ से। यह एक इंटर स्टेट कॉरिडोर है, किसका, टाइगर्स एंड चीतास का। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ के बात को। NHAI और राज्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। भारत और नीदरलैंड में संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति का गठन किया गया, ठीक है। भारत और नीदरलैंड, सिंपल सी बात है, व्यापार में कुछ टेक्निकल डिस्कशंस होते हैं, तो जो टेक्निकल डिस्कशंस हैं, जो डाउट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का बैठ के संवाद के तहत निदान कर लिया जाए और दोनों देश बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा दे सकें, इसके लिए संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति का गठन किया गया, ठीक है। ज्वाइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी का, JTIC, ज्वाइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी का गठन किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में भारत ने किसके साथ ज्वाइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी की स्थापना की, तो आंसर बन जाएगा नीदरलैंड। आंसर मेरे भाई क्या बनेगा, नीदरलैंड। तो भारत और नीदरलैंड ने मिलकर इस ज्वाइंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कमिटी की स्थापना की है। आंसर समझ आ गया ना भाई, ठीक है। अब देखो इसके सिंपल बात है, यहाँ पे बस इसका उद्देश्य दिमाग में रखो कि समिति के उद्देश्यों में व्यापार एवं निवेश संबंधी जो बात है, मैंने पहले बता दिया, इसको समाप्त करना। अच्छा, नीदरलैंड ने एक और भी बात बोली है। हमको पता है कि लंबे समय से गवर्नमेंट का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है गुजरात में, तो गुजरात के लोथल में, लोथल हमको पता है कि लोथल हमारा क्या है कि एक गोदीवाड़ा, अगर हम लोग बात करें हड़प्पन साइट्स में, तो लोथल एक हड़प्पन साइट्स है। ये एक यहाँ से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य पाए गए, यहाँ से पोर्ट्स के साक्ष्य पाए गए। बेसिकली ये एक पोर्ट एरिया था जहाँ से इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड्स होते थे, ठीक है, ध्यान देना। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, यहीं पे लोथल में क्या है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसके कई सारे खंड के तहत इसका निर्माण हो रहा है। खैर हमको इन डिटेल नहीं जाना है, बस माना कि लोथल में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद अर्थात नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसमें बोली है कुछ किसी तरह, उसमें नीदरलैंड के द्वारा बोला गया भाई कि ठीक है, हम इसमें आपको तकनीकी सहयोग, ज्ञान एवं विशेषज्ञता के आधार पे हम आपको सहयोग करेंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए। देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की पहली इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। देखो सबसे पहले हमको समझना होगा कि देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है कौन, तो ये बात चल रही है आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी की एक राइट ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक पे मिलने वाली एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सुबनसिरी रिवर।
ध्यान देना। ये क्या है, सुबनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान देना। तो इसी सुबनसिरी रिवर पे 250 मेगावाट के कुल 8 यूनिट्स लगाए जाने हैं। कितना, 250 मेगावाट के MW मेगावाट के कुल 8 यूनिट लगाए जाने हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल हम लोग बात करें तो लगभग ये आपका निकल जाता है 2000, लगभग ये आपका निकलेगा क्या, 2000 मेगावाट निकलेगा, 2000 मेगावाट। तो इतनी क्षमता का आपका सुबनसिरी जो ये हम लोग कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है ये आपका है। तो इसी की पहली इकाई आगे खाली में, इसी की पहली इकाई का हम लोग कह सकते हैं बेसिकली अभी शुरुआत किया गया है, ठीक है, और इसी के लिए न्यूज में है, ठीक है। अब देखिए, तो जो पहला यूनिट था 215 मेगावाट का, उसका उद्घाटन हुआ और इसी को लेकर पूरी की पूरी कहानी न्यूज में आ गई, ठीक है ना। तो ये चीज समझ गए। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या है कि जो 250 मेगावाट का 8 इकाइयां हैं वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। देखो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट मतलब समझना सिंपल सी बात है कि हम रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का बेसिकली उद्देश्य का कि हम छोटी छोटी इकाइयों को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और जो नेट जीरो का हमारा टारगेट है हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना थी वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए लिखा है कि इस परियोजना में उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा 116 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया गया है, ठीक है। इसमें जो बांध बनाया गया है, ठीक है, वो कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 116 मीटर, ठीक है। ये फैक्ट दिमाग में रखना होगा, 116 मीटर, ठीक है। अब देखो हमको पेपर में सुबनसिरी के बारे में क्वेश्चन बन क्या सकता है। तो सुबनसिरी के बारे में खैर मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सुबनसिरी के बारे में हमको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है। तो सुबनसिरी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्रा के साथ साथ कामेंग, मानस, संकोस, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो हमको एक बार ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, ध्यान देना। तो होमवर्क लिख देता हूं, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, पुत्रा रिवर सिस्टम हमको इन डिटेल मेरे भाई तैयार कर लेना। तो अब पता चलेगा ब्रह्मपुत्रा का उद्भव कहां से होता है, वो कौन सा ग्लेशियर जहां से उद्भव होता है, कैसे कैसे उसका पहले क्या नाम था, फिर जब भारत में एंट्री करती तो क्या नाम पड़ता है, कब उसका ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ता है, असम में जब एंट्री करती तो ब्रह्मपुत्रा, आगे चल के उसका क्या नाम पड़ता है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो इन डिटेल तैयार कर लो, ठीक है। और कौन सी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, कौन सी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। खैर मैंने अभी जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ध्यान देना, जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपका क्या है, तो आपका कामेंग है, मानस है, संकोस है और सुबनसिरी है। तो सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी, मानस, ठीक है, संकोश, ठीक है, मानस, संकोश, कामेंग, कामेंग, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं मेरे भाई, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में हमको ध्यान देना ही होगा, जिनके बारे में हमको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं, ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका से कैपुचिन बंदरों का, ठीक है, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में आयात किया गया। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा, एक तो पेपर में विशेषता क्या आता है कि भाई ये जो कैपुचिन बंदर है, इस कैपुचिन बंदर की क्या विशेषता है। पेपर में एक तो ये क्वेश्चन बन क्या सकती है भाई कि क्यों कैपुचिन बंदर की ऐसी जरूरत महसूस होगी। दूसरा क्या भाई, बन्नेरघट्टा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो बन्नेरघट्टा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो ब से बन्नेर, ब से बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में स्थित है। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। और हमने कुल कितनी कैपुचिन बंदरों को बन्नेरघट्टा में लेके आए, तो उनकी संख्या 8 है, 4 नर 4 मादा, 4 लड़का 4 लड़की, तो 4 नर और 4 मादा, कुल 8 हमने कैपुचिन बंदरों, ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर, ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को हमने अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, बेसिकली कहां से, दक्षिण अफ्रीका से हमने लेके आए। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, जो ये कैपुचिन बंदर है, जो ये कैपुचिन बंदर है, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपर में बन के ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कैपुचिन बंदरों का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे देखो लिखा है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, सपाजुस अपेला, ठीक है, सपाजुस अपेला, ये बेसिकली नाम है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जो आपका कैपुचिन बंदर है, इनका साइंटिफिक नेम है। कह रहा कि ये प्राइमेट्स जो है, ये जो
प्राइमेट है ये मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के निवासी है, बट हमने कहां से लिखा है, दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका से आपको क्या करेगा, लिख देगा दक्षिण अमेरिका से हमने आयात किया और लिख देगा प्राइमेट्स किस मूल के हैं, तो दक्षिण अफ्रीकी मूल से। तो ये फंसा सकता है, या लिख देगा कि वही मूल मतलब प्राइमेट्स दक्षिण अफ्रीकी मूल के ही है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकता है, घुमा सकता है थोड़ा सा, तो ध्यान देना। तो प्राइमेट मूल रूप से कहां से, दक्षिण अमेरिका के निवासी है, ठीक है। लेकिन हमने कहां से मंगा है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे ये उतरे और फिर प्रक्रिया वही होती है कि भाई पहले तो इनको क्वारंटीन करो, क्वारंटीन करने के बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई ठीक है ये कोई किसी भी तरीके से इंफेक्टेड नहीं है। फिर जब मेडिकल सर्टिफिकेशन मिल जाएगा फिर हम इनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे बंदरघट्टा में, ठीक है। यही पूरी कहानी है। अब कह रहा है भारत का पहला डीएनए आधारित हाथी गणना रिपोर्ट जारी की गई। ये हाथी गणना रिपोर्ट मेरे भाई बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना क्यों। पहली बात ये आपको बताती है कि किन एरियाज में हाथी हैं, फिर स्टेट वाइज लिस्ट देती है कि टॉप ये स्टेट है जहां पे इतने एलिफेंट्स हैं। ये रिपोर्ट पिछली हमको था, मैंने आपसे बोला था इसी क्लास में बोला है कि टाइगर एलिफेंट हमने 1992 में स्टार्ट किया। 1992 में टाइगर एलिफेंट क्यों स्टार्ट किया, ताकि हाथियों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो देखो रिपोर्ट कहती क्या, देखो भारत में हाथियों की स्थिति, स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट देश के 4 प्रमुख एरियाज को आइडेंटिफाई करती है और कहती है, ठीक है, कि भाई वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पे सर्वाधिक क्या है आपका, अगर एरिया वाइज देखें तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक एलिफेंट है। दूसरे नंबर वो कहती है कि जो नॉर्थ वेस्ट पहाड़ियां हैं, ब्रह्मपुत्रा का मैदान वाला वो एरिया पूरा, ठीक है, 7 सिस्टर्स वाला एरिया, तो नॉर्थ वेस्ट बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट जो एरियाज हैं वहां पे दूसरे नंबर पे सर्वाधिक एलिफेंट्स है एरिया बेस्ड, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियां और गंगा मैदान में लगभग 2000 एलिफेंट्स हैं। मध्य भारत में लगभग 1891, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये एलिफेंट्स का क्षेत्रवार आंकड़ा हो गया। तो सर्वाधिक एलिफेंट्स कहां पे हैं, तो वेस्टर्न घाट पे है। कहां पे मेरे भाई, तो सर्वाधिक एलिफेंट्स आपके वेस्टर्न घाट पे हैं। अब देखो अगर हम लोग राज्यवार आंकड़े की बात करें तो जिस स्टेट में सर्वाधिक हाथियां हैं वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी है, तो 6000 से अधिक हाथियां आपके कर्नाटक में, कर्नाटक में 6000 से अधिक हाथियां हैं। अगर हम बात करेंगे इसके बाद से असम की, तो असम में 4000 से अधिक हाथियां हैं। तमिलनाडु में 3000 से अधिक हाथियां हैं। तो सर्वाधिक हाथियां कहां पे हैं, अगर स्टेट की बात करें तो कर्नाटक में 6013। और बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रवार कहां पे सर्वाधिक हाथियां हैं, तो वेस्टर्न घाट में कितनी, 11334, 11934, लगभग 12000। तो ये फैक्ट्स निकल जाता है, इसको आपको दिमाग में रखना है। क्षेत्रवार को आपको संख्या बल के हिसाब से अरेंज करके बोल सकता है। तो पहले पश्चिमी घाट, फिर लिखा पूर्वी घाट, तो नहीं, सबसे पहले पश्चिमी घाट, फिर नॉर्थ ईस्ट जाओ, फिर लौट के शिवालिक और गंगा बेल्ट में आओ, फिर आपकी मध्य भारत एवं पूर्वी घाट। तो 4 जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बांटा गया है उसमें चौथे नंबर पे मध्य भारत एवं पूर्वी घाट है। सबसे ज्यादा पहले वेस्टर्न घाट, आपके दिमाग में यही जाएगा कि वेस्टर्न के बाद से ईस्टर्न कर दो, ठीक है। अब देखो हाथियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। बोला कि जब इन चारों एरियाज के हमने टोटल हाथी को जब काउंट किया तो हाथियों का अनुमान कितना गया, 22,446 हाथियों का अनुमान गया। हालांकि ये आंकड़ा डीएनए बेस्ड आंकड़ा है, तो साइंटिफिक आंकड़ा था, ठीक है। तो हो सकता है कि इनकी कहने की संख्या थोड़ा सा डिफर हो, थोड़ा सा और ज्यादा हो सके, लेकिन इतना नहीं कि जो पुराना 2017 का अनुमान था। क्योंकि देखो हम लोग जब से टाइगर एलिफेंट स्टार्ट किए तो हर 5 साल में इनका मुआयना करना, आकलन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। हमने कंपलसरी मुआयना करना स्टार्ट किया। तो इसके पहले 2017 का जो आंकड़ा था उसमें 27,312 हाथी हमने मेजर किया था। तो उस बार की तुलना में देखें तो 18% हाथियों की संख्या में क्या हुआ है, गिरावट। इसके पीछे का मेन रीजन मानव हाथी के बीच में जो संघर्ष है। आप ट्रैक्स पे देखोगे, रेलवे ट्रैक्स पे बहुत सारी हाथियां की झुंड एक साथ कट जाती है, ठीक है। बीमारी इसके बारे में, ठीक है, ये सारी चीजें घटनाएं यहाँ हैं आपको देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या, ये रिपोर्ट ये कहती है कि हाथियों की संख्या में 18% की गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका जो कंक्लूजन पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि अंटार्कटिका में मैट्री 2 स्टेशन बनाने की योजना है किसकी, भारत की। तो हमको पता है अंटार्कटिका में, ठीक है, लगभग 60 डिग्री हम लोग साउथ की बात करें, 60 डिग्री साउथ की बात करें तो वो अंटार्कटिका का रीजन, अक्षांश विस्तार, उसके आगे का जो अक्षांश विस्तार है वो अंटार्कटिका का रीजन बढ़ जाता है। अंटार्कटिका में लगभग दुनिया के वो सभी देश जो साइंस के एरिया में या साइंटिफिक फील्ड में आगे हैं, उनके क्या है, वहां पे रिसर्च सेंटर्स है, ठीक है।
अब जाहिर सी बात है, जब दुनिया के सभी देशों का वहां पे, सभी नहीं जो साइंस में आ गया है, जब उन देशों का वहां पे रिसर्च सेंटर है तो भसड़ मच जाएगी, तो उसको रेगुलेट करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो क्या भारत का इसके पहले, आपका क्वेश्चन आएगा कि सर क्या भारत का इसके पहले अंटार्कटिका में, अभी हमने तो मैत्री 2 स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मैत्री 1 पहले रहा होगा, तो इसका मतलब सर कि क्या मैत्री के अलावा भी कोई ऐसा हम लोग अंटार्कटिका में रिसर्च सेंटर बनाए थे? तो भारत अब तक अंटार्कटिका में कुल कितने रिसर्च सेंटर बना चुका है? 3। ध्यान देना, भारत अंटार्कटिका में अब तक कुल कितने रिसर्च सेंटर बना चुका है? आंसर आएगा मेरे भाई 3। पहला दक्षिणी गंगोत्री, कब? वर्ष 1983 में, वर्ष 1983 में। और ये अब चूंकि काफी टाइम हो गया, तो ये अब क्या हो गया, ये इनएक्टिव हो चुका है, यह निष्क्रिय हो चुका है। तो अंटार्कटिका का वो कौन सा हमारा अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर है जो अब इनएक्टिव है? तो उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री हमारा पहला अंटार्कटिका में स्थित रिसर्च सेंटर था, अब ये इनएक्टिव है। उसके बाद हमने मैत्री बनाई, मैत्री के बाद से भारती। तो अभी जो भारती सबसे क्या है, सबसे अपडेटेड हम लोग कह सकते हैं कि रिसर्च सेंटर है कहां पे? अंटार्कटिका का। कहां का? अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका एक्ट बनाया गया 2022 में, ताकि भाई जो अंटार्कटिका के मतलब हम लोग कह सकते हैं संरक्षण से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उन सबको क्या किया जाए, उसको सबको प्रभावी बनाया जाए। ठीक है, ताकि अंटार्कटिका का सस्टेनेबल यूज हो चुके। तो जैसे फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका संधि एक थी 1959 की, मैड्रिड प्रोटोकॉल आया 1991 का। ठीक है, अंटार्कटिका समुद्री जीव संपदा संरक्षण अधिनियम आया 1982 को, अंटार्कटिका अधिनियम 2022 इन तीनों अधिनियम को प्रभावी बनाती है, उनको एक कानूनी ढांचा में हम कह सकते हैं कि उसको ढालने की कोशिश करती है। ठीक है ना। तो जो अंटार्कटिका एक्ट बेसिकली 1959 था, उसका बेसिकली कहना भी था कि 60 डिग्री तो दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, तो उसमें जो भी साइंटिफिक गतिविधियां हो रही हैं उसको नियंत्रित किया जाए, उसको परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाया जाए। ऐसा ना कि वहां पे परमाणु बम का परीक्षण करना स्टार्ट किया जाए, कि जैसे ही आप परमाणु बम का परीक्षण करोगे जो है वो बायोडाइवर्सिटी हो, सब चीजें चौपट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक होता ना कि भाई कि ऐसा ना हो कि पावर का भसड़ मच जाए। जैसे मान लो कि अब कल को ट्रम्प बोले कि हम तो फोड़ेंगे वहां पे परमाणु बम, हम परीक्षण करेंगे, जिसको दम में रोक ले, तो भाई नहीं रोका जा सकता है। बट अगर इमोशनली या हम लोग कह सकते हैं एथिकली हम उसको फॉलो करें। ठीक है, अब इसी ये जो मैत्री 1989 है, ठीक है, भारती और मैत्री एक्टिव है, तो मैत्री निष्क्रिय हो, भाई समय के साथ निष्क्रिय ना होगी, तो मैत्री का इसी के लिए मैत्री का फेज 2 स्टार्ट करने की बात चली है कि मैत्री 2 स्टेशन बनाने की बात चली है। और जब संचालित हो जाएगा मैत्री 2, तो ये भारत का चौथा अनुसंधान सेंटर हो जाएगा अंटार्कटिका में। आगे मेरी बात भाई समझ में? अब देखो कह रहा कि जो मैत्री 2 बनाने का उद्देश्य है तो ध्रुवीय क्षेत्रों में भारत की दीर्घकालिक उपस्थिति और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता को सशक्त करना। तो सिंपल सी बात है, जब रिसर्च सेंटर खुलेगा तो भारत का जो साइंटिफिक रिसर्च कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, अंटार्कटिका में हमारी जो उपस्थिति है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। गोवा में हमको पता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहां पे स्थित है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहां स्थित है? तो गोवा में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा में स्थित है। ठीक है, बेसिकली इसका काम क्या था? इसका काम कि जलवायु परिवर्तन, हिमनद विज्ञान, महासागर विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन में सहयोग करना। ठीक है, हमको बस दिमाग में ये रखना है। ठीक है, कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहां स्थित है? गोवा में स्थित है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा सतत दोहन और विकास अधिनियम, ठीक है, जिसको हम लोग शांति एक्ट कहते हैं। अब हम इसी शांति एक्ट के साथ कोशिश करेंगे कि आज की क्लास को भी समाप्त करने की। अब देखना क्लासेस कैसी लगी आप बताना जरूर कमेंट बॉक्स में भाई। ठीक है, मतलब कंफर्म मैं बताऊं, मेरी बैंड बजी बड़ी तबीयत खराब की, बट मैंने आपको ट्रस्ट नहीं होगा, मैं देखिए मेरे पास ऐसे ही यहाँ से थोड़ा सा ही खीरा गया है, मैं दिन भर कुछ नहीं खाया हूँ क्योंकि तबीयत बहुत तगड़ी वाली मेरी खराब है। ठीक है, और ये आपको दिखाता हूँ कि गर्म पानी करके बगल में रखा हूँ, तो 2 घूंट मार रहा हूँ ताकि मैं 5 बार क्लासेस स्टार्ट किया हूँ, 4 मिनट 10 मिनट 8 मिनट बना के ब्रेक लिया हूँ। ठीक है, और फिर हिम्मत करके दोबारा स्टार्ट किया। खैर छठी बार में मैं सफल रहा, गले में बहुत दिक्कत नहीं आई। तो कमेंट करके बताना जरूर भाई कि कैसा लगा, और जो नए दोस्तों भाई सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, अब आते हैं हम लोग परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास अधिनियम। पहले तो देखेंगे इस अधिनियम का नाम रखा गया शांति। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही शांति कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा शांति कौन है। तो शांति का फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा। तो शांति में जो एस है उसका मतलब है क्या? सस्टेनेबल। शांति में जो एच है उसका मतलब है हार्नेसिंग। शांति में जो ए है
उसका मतलब है एडवांसमेंट, तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये शांति का सॉरी फुल फॉर्म है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म याद कर लो मेरे भाई, सीयूईटी का फुल फॉर्म पूछा हुआ पेपर में, ठीक है, सीएफएल का फुल फॉर्म पूछा है पेपर में, तो क्या इसका नहीं पूछ सकता पेपर में? बिल्कुल आएगा। इसी तरीके से मैंने एक और फुल फॉर्म आपको एक्ट का याद कराया है, वो है वक्फ संशोधन बिल का। वक्फ संशोधन बिल का भी एक नाम रखा गया और उसका फुल फॉर्म मैंने याद कराया था, अगर आपको याद हो तो कमेंट करो। देखो सॉरी, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट करी भाई कि अब हम परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री कराएंगे, ठीक है, बट हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, एनर्जी जनरेट करना रहेगा, ना कि हथियार बनाना। अब देखो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई चूंकि जो परमाणु ऊर्जा है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की एनर्जी है, फ्यूचर की एनर्जी है। भारत का लक्ष्य था कि जब हम अपना आजादी का 100वां साल बनाए तो हम न्यूक्लियर एनर्जी की कितनी हमारी क्षमता रहे, 100 गीगावाट, मतलब हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा टारगेट है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में 2047 तक किसका कितने कंट्रीब्यूशन हो न्यूक्लियर एनर्जी का, तो 100 गीगावाट। याद करना मेरे भाई, 2047 तक कितना टारगेट है, 100 गीगावाट का। अभी हमारी कैपेसिटी कितनी है, 8.9 गीगावाट, लक्ष्य से लगभग 12 गुना हम लोग पीछे हैं, लक्ष्य से लगभग 12 गुना। तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास समय है कम 22 साल और लक्ष्य पाना है 12 गुना, तो सिंपल सी बात है हमको अपनी क्षमता विस्तार करना होगा। क्षमता विस्तार का सिंपल तरीका पीपीपी मॉडल, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री कराओ और उनको उनके ऊपर आ रही समस्याओं का निदान करो। प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, वो टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, वो स्किल्ड पर्संस विशेषज्ञ लेके आएंगे और आपको अपना काम मिल जाएगा, उनका काम अपना जगह, उनका काम लाभ कमाना है, वो लाभ कमा लेंगे। अब देखो भाई क्या है, ठीक है, तो दो बातें जो मेजरली हमको याद करनी है कि निजी कंपनियों को सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी इसके तहत। दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला है, मैं जो महत्वपूर्ण बातें बता दूं, तो भाई एक तो क्या है कि भाई कि मैंने पहले तरह की प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री मिलेगी। सेकंड चीज जो क्या आपको याद करनी है, सेकंड चीज ये है, देखो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई कि जो परमाणु सामग्री का उत्पादन है, जो हैवी वाटर मैनेजमेंट है, रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होते हैं उनका निपटान करने की बात हो, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट को का अगर सस्टेनेबल निपटान नहीं किया गया तो आपको पता है उसका निगेटिव इंपैक्ट कितना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट बोली भाई कि वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, वो सारा रणनीतिक कार्य अभी जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसी के हाथ में रहेगा, वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है। सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी फ्रेमवर्क का हम लोग क्या करेंगे, सिविल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी फ्रेमवर्क में अमेंडमेंट करेंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि जो हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स ला रहे हैं, ठीक है, तो जब वो संयंत्र चलाएंगे, जब वो कोई यूनिट्स चलाएंगे तो उनको हम लोग कानूनी संरक्षण दे सके। अब सिंपल सी बात है, हम प्राइवेट प्लेयर्स ला रहे हैं तो परमाणु न्यूक्लियर संयंत्रों को, न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी। तो चांसेस है भाई कि कल को मान लो कि भाई कि जैसे जापान में न्यूक्लियर लीक किया, ठीक है, तो कल को मान लो कोई ऐसी ट्रेजेडी भारत में हो जाए तो हम लोग उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक प्लान के बारे में बोला गया है कि प्रति दुर्घटना ऑपरेटर बीमा कवर को भारतीय परमाणु बीमा पुल के माध्यम से 1500 करोड़ तक पुनः संरचित करने का क्या है प्रस्ताव किया गया। कितना, 1500 करोड़। भारतीय परमाणु बीमा पुल के माध्यम से बीमा कवर कितना है, 1500 करोड़। नए शांति अधिनियम में 49% का क्या है एफडीआई की अनुमति दी गई है। तो कितनी परसेंट की एफडीआई अनुमति है, 49% की। कितनी, 49% की एफडीआई अनुमति है, ये भी याद रखना है। इसमें तो कोई एक बात बताया गया है कि भाई सिंपल सी बात है, जब प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं तो चांस है कि कल को डिस्प्यूट हो जाए, तो क्या डिस्प्यूट फिर वैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर ये कोर्ट वो कोर्ट चलेगा। तो जाहिर सी बात है आपकी जब प्राइवेट प्लेयर्स जब कोर्ट कचहरी में निपटेंगे तो क्या होगा, प्लान में देर होगा, फिर वो आपका जो हम लोग कह सकते हैं जो रैंकिंग है, ठीक है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस का, वो बहुत खराब हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, विवादों के निपटारा के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्या करेंगे, एक विवाद निवारण सलाहकार काउंसिल का निर्माण करेंगे। विवाद निवारण सलाहकार काउंसिल का निर्माण करेंगे ताकि विवादों का समाधान किया सके, ना कि बढ़ावा मिल सके। हाँ भाई, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई मैंने जो रूल्स बनाए हैं, अगर रूल का उल्लंघन हुआ तो हम चापेंगे पैसा, मतलब हर्जाना लेंगे। अगर छोटा मोटा नियम तोड़ोगे तो 5 लाख रुपए में संतोष हो जाएंगे, लेकिन अगर गंभीर अपराध कर दे तो भाई 1 करोड़ चाहिए। कितना, 5 मिनिमम 1 करोड़ मैक्सिमम, 5 मिनिमम 1 करोड़ मैक्सिमम, ठीक है, ओके।
तो गवर्नमेंट ने एक बात ये बोली कि सार्वजनिक कंपनियां हो या प्राइवेट कंपनीज हो, सभी को लाइसेंस कौन देगा? तो लाइसेंस देने का काम गवर्नमेंट का होगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है वही आपको क्या करेगी? सुरक्षा मंजूरी देगी, मतलब एनओसीज वही देगी आपको। गवर्नमेंट ने इसी के साथ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की भी घोषणा की, कितनी? 20,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की। तो पहली बात क्या हो गया, हमारा वर्तमान क्षमता कितना है? 8.9। हमारा टोटल टारगेट कितना? 100 गीगावाट। कब तक? 2047 तक। शांति का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया। प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होगी। ठीक है, कल को विवाद हो जाए तो परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार बोर्ड रखा जाएगा। कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए भारतीय परमाणु बीमा पुल के माध्यम से 1500 करोड़ का बीमा कवरेज दिखा गया है। सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को कानूनी संरक्षण दिया सके। ठीक है, नियमों का उल्लंघन करने पे 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 20,000 करोड़ रुपए का बनाया जा रहा है, क्योंकि टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट क्षमता डेवलप करने की। आगे कह रहा है कि यह अधिनियम जो शांति अधिनियम है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एकाधिकार को समाप्त करता है। तो सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स को अपना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग रूल्स में बहुत सारे संशोधन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल से एकाधिकार समाप्त हो रहा है। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त किया जाता है। तो उसमें 2 एक्ट को निरस्त किया जाता है, जो कि पेपर में क्वेश्चन मैथ्स दी कॉलम में आ सकता है। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब आया? 62 में। सोचो भाई, हमने 62 में क्या कोई लड़ाई लड़ी थी? हमारे पास परमाणु हथियार होता तो क्या 62 की लड़ाई हम हारते हैं? आंसर आएगा नहीं। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम याद रखना। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब आया था? तो सोचना चाइना वार। ठीक है, तो परमाणु, अब मान लो कि भाई परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम क्या है? तो चूंकि 2010 के करीब में कोई बड़ी घटना हुई थी परमाणु रिलेटेड, न्यूक्लियर रिलेटेड, तो आई थिंक जापान वाली घटना 2010 की ही है। ठीक है, लीकेज वाली घटना जो सुनामी वाली शायद घटना है, मैं कंफर्म नहीं हूं फैक्ट, बट आई थिंक 2010 की है। तो नहीं दिमाग में है तो दिमाग में कि 2010 की एक घटना है। परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 में लाया गया। गवर्नमेंट इन दोनों को निरस्त कर दिया है, मतलब अब ये अधिनियम समाप्त हो गया। ठीक है, सरकार बोलिए कि परमाणु दुर्घटनाओं की स्थिति में, ठीक है, हम न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड का भी गठन कर रहे हैं। न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड का भी गठन कर रहे हैं। फिर इसके आगे जो रूल्स का टॉपिक है, ठीक है, और सबका बीमा, हमको पता है कि एफडीआई बीमा सेक्टर में 100% कर दिया गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ एक्ट्स को चेंज किया गया है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, संसद ने कई सारे लगभग 71 विधेयकों को पहले से पुराने अधिनियमों को और या तो निरस्त कर दिया है या तो अमेंडमेंट किया है, वो देखेंगे। ठीक है, विकसित भारत, ठीक है, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, वीजी रामजी बिल क्या है, कैसे ये मनरेगा से डिफरेंट है, ठीक है, कैसे ये काम कर सकता है, इसको देखेंगे। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, इसको देखेंगे हम लोग क्या है। ठीक है, फिर कुछ रामसर साइट्स के बारे में है। सुजलाम भारत ऐप को देखेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसके बारे में। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ पे काम कर लिया हूँ मैं, तो मतलब लेक्चर 2 भी आपको टाइम पे ही जाने वाला है, ऐसा कोई डिले नहीं होने वाला है। खैर मेरे भाई, अभी है थोड़ी तबीयत खराब, आपको बर्दाश्त करना होगा 1 घंटे 22 मिनट में, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना क्लासेस कैसी लगी। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त स्टूडियो से एकदम दूर में एक ओपन एरिया में, मतलब मैं घर पे अपने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ गाँव पे आके। ठीक है, बहुत जुगाड़ करके क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें ना चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।